रहे हैं कि ये विकास की जीत है और आने वाले टाइम पे जिस चीज के लिए दृढ़ संकल्प लिया है बीजेपी ने, उस चीज के लिए जीत है। फिरदौस साहब, आप बात मुकम्मल करिए आगे की प्लानिंग के लिए। बिल्कुल था कि हम ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करते हैं। वी विल कीप ऑन टोज। जहाँ पे भी हमें लगेगा कि ये लोगों के मुखालिफ जगह है तो हम बिल्कुल आवाज उठाते रहेंगे। तो एक अपोजिशन के तौर पे असेंबली में या असेंबली से बाहर अपना काम करेंगे। बाकी जहां तक बीजेपी की बात है, ये तो कह रहे थे कि हम चारों सीटें हमें ही मिलेंगी। अब मुझे पता नहीं कि विदाउट नंबर्स ये किस चीज को कैलकुलेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये भी हमें इशारा दे रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया महाराष्ट्र में वगैरह में। तो हालांकि हम उस पर नहीं गए। तो बाकी मुझे लगता है कि एक सोचने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि एक देश की बहुत बड़ी पार्टी है, इनको भी दे नीड टू हैव अ रिलुक, हैव इंट्रोस्पेक्शन कि कहीं ना कहीं ये लोगों के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से फिर लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ में वोट दे रहे हैं। सांबियाल साहब, क्या लगता है आपको कि ये एक जो सीट जीत हुई है आपकी, ये सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि आपके पास वो वोटों की गिनती ज्यादा थी, या फिर इस वजह से जो अल्ताफ ठाकुर साहब बयान कर रहे हैं? नहीं, नंबर है इनके पास। और क्या, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, जो एक आम कश्मीरी है, मैंने आपसे एक ही बात कही कि आप एक आम कश्मीरी से पूछिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। फ्रेंड्स यहाँ ही नहीं है, दिल्ली में है, मुंबई में है, और मेरे उनके साथ पारिवारिक संबंध है। और जब मैं उनसे बात करता हूँ, मेरी बात सुनिए, जब मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे जब उनकी जानकारी लेता हूं, तो वो चाहते हैं कि इस प्रकार जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार का विकास किया है, ये पिछले वर्षों से नहीं हुआ है। मैंने आप ही को एक चीज कही कि ये नैरेटिव, मैंने शुरू से डिबेट कहां से शुरू की थी कि चोर चोर बसेर भाई, ये एक ऐसा नैरेटिव सेट नहीं। लेकिन सांबियाल साहब, एक चीज समझ में नहीं आ रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पर्दे के पीछे ये लोग कुछ और होते हैं और आवाम के बीच में, पर्दे के सामने जब आते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। देखिए, मेरे साथी, मेरे दोस्त एआईपी के प्रवक्ता अभी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वी विल कीप देम ऑन टोज। अरे भाई, कौन से टोज पे आप उन्हें खड़ा करेंगे? वोट आप उनकी झोली में डालते हैं और आप उनको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। वी विल नॉट सब्सक्राइब द चैनल, बट वी विल कीप ऑन देम टोज, वी विल सपोर्ट देम, वी विल वॉच देयर वीडियोस। हम उनके व्यूज भी बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें सब्सक्राइब नहीं करेंगे। एक ये कहने की बात है, अब जनता बेवकूफ नहीं बनती है। और यहाँ तक मुझे एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता, जैसे आप ही के डिबेट में मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे हमारे 28 से हमने 31, मतलब 4 ज्यादा एमएलए के हमने वोट लिए। तो देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बीजेपी एक राइट डायरेक्शन में काम कर रही है, और कश्मीर का जो एक नौजवान है, एक मुस्लिम है, देखिए आपके सामने हमारे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर में, वो जश्न मना रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं होती तो क्या हमारे कार्यकर्ता होते? इसलिए ठीक है, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कैडर है, वो एक बात को कहता है, वो लेकिन हम धीरे धीरे आप कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और एक दिन आएगा हम कश्मीर में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराएगा। अहमद यार साहब, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये तूफान जिस तरीके से उठा है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा और वादी के अंदर के तमाम तर 10 जिलों के लोगों के दिलों में भी छा जाएगा। देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो सिचुएशन इनकी पहले जब थी, मुझे याद है कि जब उनके कोतवाल साहब जे के प्रेसिडेंट थे, स्टेट के बीजेपी के, तब क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। अनडाउटली कि उस वक्त भी शायद प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के थे, वाजपेयी जी। उस वक्त तो शायद मुश्किल था 100 लोगों को जमा करना कश्मीर में बीजेपी के लिए। आज सिचुएशन डिफरेंट है, दैट इज देयर। अब वो किन हालात में है, वो कंसेप्चुअली है, वो मुफादात को लेकर साथ में चल रहे हैं, लेकिन साथ में तो चल रहे हैं। अभी आप देखोगे कि झंडा लेकर लोग लाल चौक में या डिस्ट्रिक्टों में या इनकी मीटिंग्स होती रहती है, उसमें भी कोई शक नहीं। अब ये देखना है कि या ये तभी तक रहेगा कि जब तक इनकी गवर्नमेंट सेंटर में है, या उसके बाद भी रहेगा। अब वो देखने की बात है, उनके अंदर की दिल की बात। नहीं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से गनमैन, गाड़ियां और पूरे की पूरी सिक्योरिटी के बीच में लीडरशिप को गुजरना पड़ता है, एक दिन ऐसा आएगा कि इसके अंदर बदलाव देखेंगे हम? मुझे लगता है कंसेप्चुअल नहीं है, वो एक वही मुफादात की बात है। वही इस वक्त जिसकी लाठी उसकी बैस उसकी तरफ, मुझे लगता है वही है कि वो मुफादात है। भाई बहुत सारे लोगों के मामलात भी है,
यहाँ आप देखोगे कि लीडर्स भी बहुत सारे झुक के गए हैं। किसी का वहाँ भी कंसेप्ट नहीं रहता, कंसेप्चुअली वो भी चेंज हो जाता। आई मीन बहुत सारे मामलात है, तो मुझे नहीं लगता कि एज कॉन्शियस जैसे कहेंगे कि सियासी तौर कि भाई नहीं बीजेपी के साथ मिलना है उस लिहाज से मिलेंगे। मुझे लगता है वो कम दिखेगा बनिस्बत की वो लोग जो कुछ हालात की वजह से जुड़े हैं। ये नहीं जुड़े हैं कि भाई कोई आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर रहा है, कोई अडॉप्ट कर रहा है। मुझे लगता है उसके कम चांसेस है। तो लेकिन अल्टीमेटली इनका भी कुछ न कुछ आई मीन है, जैसे हम कह सकते हैं आज इनके लोग हैं मुख्तलिफ इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में है, कुछ है। तो अब देखने की बात है कि उसको बिल्कुल। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा हो जाएगा कि जिस तरीके से एक जहन साजी की जाती है, एक माइंड को मेकअप किया जाता है, वो अब ज्यादा दिनों तक चलेगा या नहीं, एक बड़ा सवाल ये रहेगा, खासतौर पे बीजेपी के हवाले से। लेकिन उससे पहले अपडेट ले लेते हैं सेक्रेटरिएट के बाहर। मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मीर, क्या कुछ है अपडेट? तो देखिए, अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट तो हासिल कर ली है और उसका जोश जो है वो हमें इस वक्त करंटली सिविल सेक्रेटरीट के बाहर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कई यहाँ पे रैलीज के जरिए जो है यहाँ पे गाड़ियां मौजूद हैं जो अब यहाँ से रवाना होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे जो है सेलिब्रेशन का प्लान किया गया है, लेकिन वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल इस खेमे के दूसरे साइड पे इंतजार कर रहे हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान बाहर निकलेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक बड़ी जीत जो है, 3 सीट जो है उनके खाते में आ चुके हैं और उसकी सेलिब्रेशन भी हमें कुछ देर पहले यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन अब दोनों गुटों को अलग अलग रखा गया है। बीच में एक चीज जो खबर निकल करके सामने आ रही है फेस ऑफ की आमना सामना होने की, मीर, कितनी सच्चाई है इस मामले में कि बीजेपी वर्कर्स वर्सेस एनसी वर्कर्स या बाकी जो पार्टियां उनके वर्कर्स या लीडरान आमने सामने हुए थे और बीच बचाव के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा था? वेल डेफिनेटली, बिल्कुल मैं ठीक उसी लोकेशन पे हूँ जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये सिविल सेक्रेटरीट का बिल्कुल मेन एंट्री का गेट है और गेट के इस वाले साइड से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स मौजूद हैं जहां पे मैं अभी आपके सामने मुखातिब हूं। और जो गेट का दूसरा साइड है वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स या जो वहां के मेंबर्स हैं वो वहां पे मौजूद है। यानी कि गेट को जो है बैरियर बना दिया गया है और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है बिल्कुल इस लोकेशन पे रखी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो दोनों वर्कर्स के जो गुट है, जो ग्रुप्स है, उनको इस तरह से डिवाइड रखा जाए। क्योंकि अब जैसे काउंटिंग का प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है, अब सेक्रेटरीट से मुलाजमीन भी बाहर आ रहे हैं और धीरे धीरे करते जो एमएलए जो है जो अंदर अभी है वो भी अभी धीरे धीरे करते करते जो अब जो है बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए दोनों गुटों को अलग अलग रखा गया है और जो गेट की जो प्रेमाइसेस है वहां पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट, हेवी डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली जो है रखी गई है ताकि जो इससे पहले जो एक फेस ऑफ हुआ था जिसकी तस्वीरें जो है हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि दोबारा से इस तरह की कोई सूरत ना हो। हालांकि यहाँ पे अभी सेलिब्रेशन का माहौल है, एक खुशगवार माहौल है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है इवॉल्व ना हो उसको लेकर जो है यहाँ पे पुलिस की मैनेजमेंट काफी ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल रही है, जिससे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो वर्कर्स हैं सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि क्योंकि अल्टीमेटली ये जम्मू कश्मीर की आवाम के हित के लिए ही था, चाहे उसमें रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने की या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, लेकिन दोनों पार्टीज का यही मानना है कि वो यहाँ की आम आवाम की तर्जुमानी करना चाहते हैं, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए काम करना चाहते हैं। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो मंशाएं हैं वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी को लेकर है। तो उस चीज को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे सूरत हाल को भी काफी ज्यादा एक खुशगवार एटमॉस्फेयर में लगातार रखने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली जो जब फेस ऑफ होता है तो उस वक्त एक एंजॉयमेंट भी होता है क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज सेलिब्रेट कर रही हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें। बट अभी जो लीडरान जो है वो अभी अंदर मौजूद हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, अभी वो बाहर नहीं आए हैं। जैसे वो बाहर आएंगे तो जो एक सेलिब्रेशन का जो माहौल है इसमें और ज्यादा चार लगने की जो है गुंजाइश है। हालांकि मैं ज़िम्नन आपको यहाँ पे मुख्तसरन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी की जो रैली है उसकी तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं, जो गाड़ियां जो है वो बिल्कुल लगी हैं, और यही जो सूरत जो है वो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हमारे जो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं इसके पीछे की जो सूरत है इसी तरह से सेम हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी देखने को मिल रही है। लोगों की एक बहुत बड़ी कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है जो अपने लीडरान के साथ यहाँ पे हमरा जो है अपने अपने हेडक्वार्टर्स जो है रवाना हो जाएंगे रैलीज के जरिए, क्योंकि अभी जिस तरह से मैं कह रहा था कि जो विनिंग लीडर्स हैं वो अभी अंदर ही है, सेक्रेटरीट के अंदर ही है, वो अभी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स हैं इस सेलिब्रेशन को और ज्यादा मजीद जो है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, और जो सेलिब्रेशन का जो माहौल है शायद और ज्यादा जो है बेहतरीन और खुशगवार देखने को मिलेगा, क्योंकि हम अक्सर हमेशा पॉजिटिव एंड से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो उस पॉजिटिव एंड को अगर हम देखते हैं तो हम यही मानते हैं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए काम करने की मंशा रखते हैं। जिस तरह से अभी अल्ताफ ठाकुर जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, मेरी उनके साथ बात हुई, उन्हें साफ तौर पर कहा कि वो हमेशा यही कोशिश करेंगे जहां पे भी। ठीक है, एक चीज हमें जरूर बताइएगा मीर, सेलिब्रेशंस की डिटेल के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी समझाइए कि राज्यसभा के इलेक्शन है, राज्यसभा में कोई भी एमपी किसी भी पार्टी का अगर चुन करके जाता है तो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की बात रखता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो एनसी का हो या किसी और पार्टी का हो। सवाल यह है कि इतने सारे जो लोग आए हैं यहाँ पे, चाहे वो एनसी की तरफ से या बीजेपी के, ये अचानक यहाँ पे कैसे पहुंच गए? और जो तादाद आप दिखा रहे हैं सेलिब्रेशंस का और फेस ऑफ का, जो तस्वीरें एक दूसरे की बहसों मुबाहिसे की है, ये अचानक इस तरह के माहौल कैसे पैदा हुआ है? वेल देखिए, क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं पे ये फिगर्स के जरिए एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे 3:1 देखने को मिल सकता है। हालांकि कई सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना था कि अगर शाम को रिजल्ट निकलता है, क्योंकि जब भी वोटिंग होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्रिएट की जाती है, उसकी एक प्रोजेक्शन क्रिएट की जाती है, तो जब उन प्रोबेबिलिटीज को देखते हैं, प्रोजेक्शंस को देखते हैं, तो फ्रॉम वेरी मॉर्निंग ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शाम को जो सूरत-हाल होगी वो 3:1 होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये प्रोजेक्टेड भीड़ है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि लोगों के मन में ऑलरेडी इस जीत का जो एहसास जो है वो पहले लोगों के मन में था कि उनके, बिल्कुल, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की बात करें, इनके मन में पहले ही ये एक कॉन्फिडेंस बन चुका था कि एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी एक सीट कंफर्म जीतेगी, उसकी खुशी उनको शाम को सेलिब्रेट करनी है। वहीं पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक मुख्तसर सवाल मीर मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ आऊंगा। लोगों से आपकी बहुत देर तक बात हुई, स्पोक्स पर्सन से बात हुई, लीडरान से बात हुई, आमतौर पर लोगों के क्या ख्यालात थे इस सिलसिले में, ये जानना जरूरी है। भीड़ से आपने बात की थी। देखिए, कुछ वक्त पहले मैंने आपसे कुछ लोकल्स की बाइट्स भेजी हैं जिनके साथ मेरी 1-to-1 इंटरेक्शन भी हुई और कुछ लोगों से मैंने बयानात भी लिए, वो मैंने आप तक शेयर किए हैं, जिनका मानना था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में है। हालांकि उस वक्त जो है रिजल्ट नहीं निकले थे, किसी भी सीट का उस वक्त रिजल्ट जो है डिवाइन नहीं किया गया था, लेकिन पहले ही लोग ये चाहते थे, क्योंकि उनके हाथ में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ्लैग देखने को मिले और उन्हें कहा कि वो एक आम आवाम है, वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीते। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के खीमे में भी मैं गया था, वहां पे हमने कई सारे लोकल्स को देखा और उन लोकल से जब मेरी बात हुई तो उनका भी यही मानना था कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि अलग अलग तरीकों से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वर्कर्स के दरमियान जनरल पब्लिक में अपनी इमेज बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कई सारी चीजें डेवलप हुई है। ठीक है, मैं मीर आपको रोकना चाहूंगा, मैं अपने गेस्ट की तरफ आऊंगा। साम्याल साहब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अहमद यास साहब ये सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, जीत और हार किसी की भी हो, सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर की बात होगी, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। सवाल ये है कि ये जो भीड़ है ये क्या किस तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब एक आत्मा की जीत हो गई हो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है तस्वीरों के जरिए। मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था वहां से लाइव,
जो ये कहते हैं कि ये मोदी जी की कार्यशैली का देखिए ये दर्शाता है कि हमारा सोच क्या है। बुनियादी इससे मैटर ऑफ नंबर की डायरेक्टली ये वोट नहीं है लोगों की तरफ से, इससे एमएलए अपनी पार्टीज को नॉर्मली वो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल ही होता है। कल तक तो हमारा मानना ये था, हम भी छोटे मोटे एनालिसिस कर सकते हैं तो बड़े वो नहीं मानेंगे अपने आप को, लेकिन हम कल तक ये मानते थे कि इट वुड बी 2:2 बिकॉज शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के अंदर से कोई अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो 2:2 ही होगा। लेकिन जब कांग्रेस और पीडीपी ने ओपनली जब वो आगे सपोर्ट में, तो सुबह भी की एनालिसिस हालांकि हमने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं आया होगा कि इट वुड बी 3:1 नाउ। अब यह क्लियर था क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट वाज द बीजेपी, 28-29 मेंबर उनके पास है, तो अगर दो भी शॉर्ट होते तो एक दो कोई इतना मसला नहीं कि वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, ज्यादा अगर ना हो तो। सो इट वाज ऑलमोस्ट कैलकुलेटेड मूव। अब इसमें मसला ये है कि अगर हमारे को मालूम है ये नंबर गेम है, डिपेंड करता है कि किसके कितने नंबर है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके हो जाएगा, तो इसमें सेलिब्रेशन की क्या बात है। और दूसरा, अगर हम जीत भी जाते हैं, ये पता ही है कि 4 लोगों को राज्यसभा में जाना है, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, आई डोंट सी व्हाई शुड देयर बी अ सेलिब्रेशन, व्हाट फॉर। अभी हमारी जो गवर्नमेंट इन प्लेस है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंडेट, वो चीफ मिनिस्टर अपने आप को बेबस समझ रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने आप को बेबस समझ रहा है, उनका मैनिफेस्टो लोगों के पास पड़ा हुआ है, उनकी कमिटमेंट है, कुछ कर पा नहीं रहे। और राज्यसभा में ये लोग जाएंगे जैसे आज तक चले गए हैं, ये पहली बार नहीं है, तो देन व्हाट विल डू दे 4 आदमी या 3 लोग क्या कर सकते हैं। There is nothing much which can अब be यहाँ पे जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से मुझे 2-3 सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ। नंबर 1 कि क्या ये सारी चीजें, ये जश्न, ये लोगों का प्रोजेक्शन या वगैरह वगैरह जो भी हो, आई डोंट नो, लेकिन इतना जरूर है कि क्या ये इस वजह से भी है कि लोगों के दिलों के जो जज्बात हैं वो क्या हैं ये दिखाए जाएं आने वाले चुनाव के हिसाब से, बाई इलेक्शन के हवाले से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो कांग्रेस ने प्रेडिक्शन किया था कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, और उनको खौफ भी था, उन्होंने अपनी लीडरशिप को पीछे घसीट लिया और फाइनली जो है गुलाम इनको एनसी को उतारना पड़ा अपने लीडर को। तो सवाल यह है कि ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक तरफ ये सवाल पैदा कर रही है कि पहले से ही कुछ चीजें तैयार थी। इस हवाले से हमें जरूर बताइएगा, लेकिन मैं संबियाल साहब काफी देर से आपके पास नहीं आया, माफी चाहता हूं। ये जो भीड़ की बात हो रही थी, भीड़ के ऊपर प्रोजेक्शन की भी बात की, और हमने इसी वजह से साफ तौर पे अपने नुमाइंदे से पूछा भी कि क्या प्रोजेक्टेड भीड़ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोगों के जिनको जिससे अपनी वाबस्तगी है, आइडियोलॉजी जिससे मैच करती है, वो उसके लिए यहां पे आया, हालांकि उनका कोई काम नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये पार्टी की जानिब से, चाहे वो एनसी हो या बीजेपी हो, ये दिखाने की कोशिश है कि आने वाले बाई इलेक्शन में हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है? देखिए आमिर साहब, जैसे मैंने शुरू में अपनी बात रखी थी, अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं उन्होंने भी वही बात को एंडोर्स किया कि देखिए ये डायरेक्ट एक पब्लिक का इलेक्शन नहीं है, इसमें ना मैंने वोट डालना है ना आपने वोट डालना है, जो इलेक्टेड एमएलए हैं उन्होंने वोट डालना है, बिल्कुल सही के आधार पर जो समीकरण होगा उन्हीं के आधार पर जीत होगी। और दूसरा, चूंकि राजनीति एक ऐसी चीज होती है कि जब भी कोई नेता, चाहे वो पंच का चुनाव भी जीते या छोटे से छोटा चुनाव भी जीते, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है, कार्यकर्ता उसे सेलिब्रेट करता है। और पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल पार्टी में मैं बड़ी साफगोई से बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी में आपको अपने कार्यकर्ता का जोश हमेशा हाई रखना होता है, क्योंकि वही कार्यकर्ता आपको ग्राउंड में लेके जाता है, वही कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है। तो सेलिब्रेशन इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें कोई नहीं। हाँ, यहाँ तक बात आई कि किराए की भीड़ या प्रोजेक्टेड भीड़ या लोग खुद से आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब से हमारा जन्म हुआ है हमने कभी किराए की भीड़ नहीं ली। अगर किराए की भीड़ ली होती तो आज लगभग 20 से ज्यादा स्टेटों में हमारी सरकार नहीं होती, और यहाँ कश्मीर, यहाँ जिसकी धरती को हमारे लिए अनफर्टाइल माना जाता था, लोग कहते थे, मुझे याद है जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो कई बार हमें श्रीनगर जाना होता था, तो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरे कई लीडर्स हमें मजाक में कहते थे, अरे यार एमएलए नहीं जीत पाएगा।
लेकिन जीते जीते हम 28-29 तक पहुंचे, सरकार भी बनाई। ठीक है, यहां तक तो मैं मानता हूं। संभल साहब एक बात बताइए, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं या पार्टी चल रही है, क्या आपको लगता है कि इन तमाम तर नाराजगी, तमाम तर जो चीजें पार्टियां या फिर लोग सोच रहे हैं, इन तमाम चीजों के बावजूद जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है उसमें लोगों की ही भलाई है, और यह भी आप सोच रहे हैं कि क्या इससे आने वाले दिनों में बीजेपी का उत्थान होगा लाख नाराजगी के बावजूद? क्या आप ये मानते हैं? देखिए, मैं आपको सीधा स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लोग, विशेषकर कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में अथाह विश्वास रखते हैं, और उसी अथाह विश्वास का नतीजा है कि हमारी पार्टी वहां पे फल फूल रही है। और विधानसभा चुनावों में हमने सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज, लगभग 25 के 26% सबसे ज्यादा वोट हमने लिए थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी मान रहा हूँ कि उन वोटों को हम सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। महज कुछ सीटें हमने 1200, 1000, 1800 के वोट के मार्जिन से हमने हारी हैं। उस पर भी पार्टी काम कर रही है, क्योंकि एक आम कश्मीरी जो जब यहाँ जम्मू कश्मीर से निकल के बाहर जाता है, वो देखता है कि देश कहाँ है। कश्मीर टू कन्याकुमारी जो हमारी पार्टी का एक कोर आइडियोलॉजी है, इंडिया इज वन, भारत एक है, और वो जब ये देखता है कि किस प्रकार का, हाँ, लेकिन फिर उन चीजों का जवाब नहीं मिल पाता है जब मनमानी के ऊपर सवाल आता है, आपकी एरोगेंसी पे सवाल आता है, और ताकत के बलबूते पर सब कुछ करने की बात आती है, तो पता चलता है कि भाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मसले पे, हुकूमत वर्सेस एलजी के मसले पर कहीं ना कहीं मनमानी चलती है, और जिसके पास ज्यादा पावर है उसी की भैंस है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और भी ये इल्जाम आते हैं कि अपने ताकत के बलबूते पे अपनी चीजों को मनवाने के लिए बीजेपी ये सारी चीजें करती है, और बाद में कहती है भाई हम तो कुछ नहीं किया, हम तो बहुत शरीफ हैं, और देखो हमारी आइडियोलॉजी बेहतर है। इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक चीज आपको बड़ी वादा कहना चाहता हूं। यदि आप देखिए, मैं एलजी साहब का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाल ही में जो दरबार मूव हुआ है, उसकी फाइनल जो सिग्नेचर थे किसने किए? उन्हीं एलजी साहब ने किए ना, उन्हीं ने अप्रूवल दिया ना। अगर वो नहीं देते तो यहाँ से ये दरबार मूव नहीं स्टार्ट होता। बेशक हमारी राय जो भी रही हो, लेकिन एलजी साहब ने किया ना। लेकिन वही एक बात है, अब ये सरकार का सबसे बड़ा रोना ये है, स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड। मैं आमिर साहब आपके शो में 10 बार ये चीज बोल चुका हूं, भाई इनसे पूछिए कि पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए, होम डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए, दे आर प्रोसेसिंग ऑल दोस पावर्स। उन सभी ताकतों के बावजूद ये क्या कर रहे हैं? आपको एजुकेशन में किसने रोका है? आपको पीडब्ल्यूडी में किसने रोका है? आपको बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल जायज है आपके, और जो चीजें आपने कही है वो चीजें बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब एक्सपर्ट्स देंगे। लेकिन मैं पहले कुछ चीजें वाज़ेह चाहता हूं। अहमद यार साहब, जो चीजें आपने कही थी, जल्दी जल्दी उस चीज का हमें बेहतर तरीके से जवाब चाहिए, अगर आप दे सकते हैं। जी 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 संभल साहब, मुकम्मल कर लीजिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह के रहना। आपने कहा ना कि अभी सीएम साहब बेबस है, डिप्टी सीएम साहब बेबस है। मैं साहब आपके चैनल में जिसे लाखों लोग देखते हैं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, हमारे डिप्टी सीएम साहब के पास माइनिंग डिपार्टमेंट है, और जाके पूछ लीजिए कि उस माइनिंग डिपार्टमेंट में कितनी करप्शन है और किसका हिस्सा जा रहा है। ये सरकार अभी से घोटालों में उलझ चुकी है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बम फटेगा और ऐसा फटेगा कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ये बात मेरी नोट करके रख लीजिएगा। चलिए, मैं इस चीज का इंतजार करूंगा कि आखिर कब होती है पकड़, और अगर ये होता है तो किस तरीके से होता है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। खैर, मैं अहमद यार साहब पहले वो 2 सवालों के जवाब हमें दे दीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूं। किन 2 सवाल का? खास तौर पे कांग्रेस के हवाले से, क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ये सारी चीजें की कि ठीक है भाई हमें तो 14 सीट मिलनी भी नहीं है, तो वो चीजें अभी तो जाहिर भी हो गई, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप का जो फैसला था वो बेहतर नजर आया अभी आपकी नजर में? देखिए, कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है पीडीपी के पास, वैसे भी उनके पास भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास आइडियोलॉजिकली कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन कोई। ठीक है, उन्होंने इस हिसाब से फैसला लिया। एक चीज जो मैं आपसे खास तौर पे समझना चाहूंगा, जो सिनेरियो अभी सिचुएशन बन रही है, आने वाले दिनों में एज इट इज रहने वाला है, इसमें और ज्यादा खींचतान होनी है, या फिर थोड़ा सा मामला नॉर्मल पड़ेगा और हुकूमत को बहानाबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को वो सारी चीजें जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है वो सारी चीजें दूर होती हुई नजर आएंगी? क्या ऐसा आपको लगता है? नॉर्मल नहीं होने का है इस वक्त जो अरेंजमेंट हो गया, जैसे हम महसूस कर रहे थे। एक सवाल आपका बीच में ये भी आया था कहीं कि अभी शायद नॉर्मलाइज होने का, नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगा। ये एक मजबूरी के तहत इस वक्त अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो भी गई, एक मजबूरी थी पीडीपी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, सॉरी इसके लिए कांग्रेस के लिए भी मजबूरी थी। वो दूसरी बात है कि कांग्रेस डायरेक्टली शायद ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन पीडीपी तो ओपनली अपोजिशन कर सकता है, बीजेपी अपोजिशन कर सकता
लगता है। और चूंकि अब 3 मेंबर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के और राज्यसभा में आ गए तो उनके ऊपर और सवालात पैदा हो जाएंगे और वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ये कहा भाई हमारे से हो नहीं रहा, हम आगे अपनी जिम्मेदारी को नहीं ले लेंगे ज्यादा, व्हाई शुड वी टेक। ठीक ठीक, तो ये वाजे हो जाता है, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया, इस वजह से ये वाजे रह जाता है कि बीजेपी जो कुछ भी कर रही है खुल के कर रही है, एनसी बहुत ज्यादा खुल के नहीं आ रही है सामने में। लेकिन हाँ इतना जरूर है, आप संबियाल साहब की बातों से या फिरदौस साहब की बातों से या जनाब अहमद यास साहब की बातों से कि ये चीजें बाई इलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वहां पे लोगों का फैसला है, यहां पे एमएलएस का फैसला है और यहां पे अलग मजबूरियां हैं। वहां पे लोगों के पास बहुत सारी चीजें जो फ्रंट में रखनी है और देखनी है, सोचनी है और उस हिसाब से फैसला लेना है। संबियाल साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जनाब अहमद यास साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इतनी सारी बातें जो आप लोगों ने बताई, फिरदौस साहब ने, जनाब इंद्रजीत संबियाल साहब ने और अहमद यास साहब ने, यकीनन आपको इन इलेक्शन से, चाहे वो राज्यसभा के हो या आने वाले जो चुनाव हैं बाई इलेक्शन, उसके हवाले से एक समझिए कि लेखा जोखा जो है आपको मिल गया होगा, समराइज करना आसान हो जाएगा और आपको यह पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरफ रहने वाली है राजनीति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।